और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के बीच इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश की सियासत को समझने के लिए आज राजधानी भोपाल में मंच सजाया है। सीधे चलते हैं भोपाल। इंडिया न्यूज के मंच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं जो मेरे जीवन में घटा है। एक दिन मुझे दिल्ली के अंदर मालूम पड़ा कि देश भर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि होने क्या वाला है कि देश भर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और खासकर मध्य प्रदेश के पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं लोधी कॉलोनी के लोधी स्टेट के एक बंगले में गया। वहां भाई साहब की शादी हो रही थी और बड़ी शांति से सब लोग एकत्रित होकर, और मुझे तब पहली बार मालूम पड़ा कि पूरा देश का यूथ कांग्रेस, पूरे देश के जितने बड़े नेता थे वो सब, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश का यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वहां पर मौजूद था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कम से कम 10 से 20 हजार लोगों का गैदरिंग था पचौरी भाई। और मुझे वो शादी का रिसेप्शन आज भी याद है जो लोधी स्टेट में हुआ था। तो मैं उस शख्स के सामने बैठा हूं जिसकी पॉपुलैरिटी मध्य प्रदेश में हर कोई जानता है, जिसके बारे में हर कोई ये जानता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के बारीक आंकड़े अगर किसी को पता है तो वो सुरेश पचौरी जी को पता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं देश में कई सारे चुनाव लड़ाए हैं। और इस बार लोकसभा मध्य प्रदेश के जितने भी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी खुद सुरेश पचौरी जी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नामित किया है उनको इस काम के लिए। और इस वक्त लोकसभा चुनाव 2019, मध्य प्रदेश के मुद्दे, देश के मुद्दे, कांग्रेस का घोषणा पत्र, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी। पचौरी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा 100 दिन की सरकार व्यक्तिगत तौर पर आपको कितना सेटिस्फाई कर पाई कि आपको लग पाया कि 15 साल के बाद जो सरकार आई है उसने 4 कदम संतुष्टि के, आपके संतुष्टि के लिए एक राजनेता के तौर पर बढ़ाए हैं? देखिए दीपक जी, अगर मैं अपने कांग्रेस पार्टी की 100 दिन की सरकार का जिक्र करूं और उसकी प्रशंसा करूं तो ये इस मायने में नहीं लिया जाना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, बल्कि जो दावे किए जा रहे हैं और जो वस्तु स्थिति है उस आंकलन के आधार पर हमें 100 दिन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करना चाहिए। जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था उस वचन पत्र में अनेक बिंदु थे, किसानों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित, आम इंसानों से संबंधित और प्रदेश की खुशहाली से संबंधित। किसानों की कर्ज माफी का भी एक इसमें प्रमुख बात थी, नौजवानों को रोजगार देने की भी बात थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात थी और गरीबों के उत्थान की भी बात थी। जहां तक किसानों की कर्ज माफी का प्रश्न है, हम उसे कर्ज माफी के रूप में नहीं देखते बल्कि किसान कर्जदार न हो कर्ज मुक्ति के रूप में देखते हैं कि किसानों को इतना मजबूत कर दिया जाए, किसानी इतनी बेहतर कर दी जाए कि हमारे अन्नदाताओं को कर्ज ही न लेना पड़े। क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, इस नाते उस परेशानी को समझ सकता हूं जो बीज, खाद और सिंचाई में जो दिक्कत होती है वो किसान की असली दिक्कत होती है। कमलनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सबसे पहला निर्णय लिया गया शपथ के बाद वो किसानों की कर्ज माफी से संबंधित लिया गया। और इसमें मैं इससे पहले का वो सुन रहा था जो तर्क वितर्क हो रहे थे, लेकिन वस्तु स्थिति ये है, मैं जाने से पहले आपको पेन ड्राइव दे के जाऊंगा कि किस जिले में कितने किसानों का कितने रुपए का कर्ज किस बैंक से माफ कर दिया गया। उस आंकड़ों को तो झुटलाया नहीं जा सकता। नंबर 2, नौजवान स्वरोजगार योजना के तहत नौजवानों को 4,000 रुपए देने का जो निर्णय लिया है
वह भी अपने आप में एक अनुपम निर्णय है और वो उद्यम जो लगाए जाएंगे इस प्रदेश में, उनको सब्सिडी देने की बात है, तो उसमें 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही है। कन्यादान योजना के तहत भी 28,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए का प्रावधान इस सरकार ने किया है और वो इमीडिएटली लागू हो गया। आवास योजना के तहत भी यही है। ऐसे अनेक निर्णय हैं जो राज्य सरकार ने लिए हैं। दूसरा बिंदु आपने घोषणा पत्र से संबंधित उठाया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसके द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र उसका नीति विषयक दस्तावेज होता है। उम्मीद ये की जाती है कि वो पार्टी उस नीति विषयक दस्तावेज अर्थात घोषणा पत्र का क्रियान्वयन अपनी सरकार के रहते करे। मैं उस सरकार के द्वारा किए गए वादों और दावों पर बाद में आऊंगा। पहला, ये जो परसों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें हेडिंग में ही है कि हम निभाएंगे। हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं, ये नहीं कि हम निभाएंगे, यानी जो कह रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। उसमें क्या है? हमारी मातृशक्ति सामने बैठी हुई है। लेजिस्लेचर में अर्थात लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए किया जाएगा। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल रहा हूं, इसलिए सिविल सर्विस रूल्स के हिसाब से सर्विसेज में किस ढंग से प्रमोशन और आरक्षण दिया जाता है वो भी नियमों के अनुसार मैं बताना चाहूंगा। जहां एक तरफ लेजिस्लेचर में 33% आरक्षण की बात घोषणा पत्र में कही गई है, उससे भी बड़ी बात है सर्विसेज में 33% और प्रमोशन में 33% वुमेन्स के लिए आरक्षण की बात कही गई है। दूसरा, जो न्याय योजना है उसके तहत नौजवानों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए देने की बात कही गई। उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मंतव्य आए, वक्तव्य आए, लेकिन वर्ल्ड फेमस जो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार में विल पावर है तो ये न्याय योजना का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इसी प्रकार से गरीबों को आवास सुविधा दिलाने की बात है। शिक्षा की बेहतरी के लिए जीडीपी का 6% बजटरी प्रोविजन, फाइनेंस में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। लास्ट पॉइंट में समय नहीं लूंगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर किसी देश में दी जाती है तो जीडीपी का जो है 2% बजटरी प्रोविजन हेल्थ में। वर्तमान सरकार ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में 16% घाटा किया है जीडीपी से। इसी प्रकार से जो कर्ज बढ़ा है देश पर वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ा है, 49%। आप कहेंगे आंकड़ेबाजी में आ गए, लेकिन ये वो तथ्य हैं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जिस सर्वे को सरकार ने जारी किया। तो ये सारी स्थिति है जो घोषणा पत्र के जरिए हमने देश की जनता से वादा किया है और हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड हम प्रस्तुत करेंगे कि हमने घोषणा पत्र में जो बात कही थी, केंद्र में सरकार में आने के बाद घोषणा पत्र के कितने बिंदुओं पर किस ढंग से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। और वही बात पहले वाक्य पे आता हूं कि मध्य प्रदेश की 100 दिन की जो सरकार है कमलनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में 83 बिंदुओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और आगे और हम करते जा रहे हैं। एक एक पॉइंट से आगे चलते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो किसानों की कर्ज माफी का। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और न्याय योजना और कर्ज माफी दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। उनका ये आरोप है कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक ज्यादातर किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, उनको ऋण माफी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है और न्याय योजना किसानों की कर्ज माफी की तरह ही एक योजना बन जाएगी। ये उनका आरोप है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी डिलीवरी मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं है। ये बात वैसी साबित नहीं होगी दीपक जी। मैं आपके जरिए दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे
नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये हम पूरा करेंगे, इसके प्रति वचनबद्ध हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि जो इससे पहले वार्तालाप हो रहा था, लगभग 22 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो गया है, और वो सारा मैं ब्यौरा देके जाऊंगा। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि सब क्यों नहीं लागू हुए। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो अलग अलग बैंक से कर्ज लिए जाते हैं उसमें टाइम लगता है। इसी बीच आचार संहिता हो गई, लेकिन फिर हम कह रहे हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद सारा का सारा कर्ज माफ होगा एक निश्चित समय के अंदर। दूसरी बात न्याय योजना का है। न्याय योजना के मामले में हर एक अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि प्रैक्टिकली ये संभव है। ये बात वैसी नहीं है जो नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक के सारे एक्स गवर्नर और वर्तमान पदाधिकारियों ने यह कहा कि ये नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला कदम है। ये वैसी बात नहीं है। इसमें भी इकोनॉमिस्ट ने अपने मंतव्य जो जारी किया है वो फेवरेबल किया है, और हमने जो जो वचन पत्र में वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। जो आपको घेरने की कोशिश करते हैं, मसलन भारतीय जनता पार्टी, मैं उनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर आपको कह रहा हूं कि 70 दिन हो गए, सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया। यह साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन का वादा किया था, उस वादे को कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पाई, और न्याय योजना का भी यही हश्र होगा। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने क्या लॉजिक। पहली बात, मैं आ रहा हूं कर्ज माफी पे, जो प्रदेश सरकार ने अपना आदेश 2 घंटे के अंदर जारी किया। 10 दिन नहीं, 2 घंटे के अंदर जारी। और ये वो आंकड़े हैं, अगर गलत निकले तो मैं सोचता हूं कि आप मेरी आदत जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में भी, 24 साल के पार्लियामेंट्री कैरियर में, अगर मैंने कोई आंकड़े या दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी रही है। ये पूरे के पूरे आंकड़े हैं, कितना अमाउंट का कर्ज माफ हुआ है, कितने बैंकों से कर्ज माफ हुआ है, कितने लोगों का किया है, जो एनपीए और चालू खाते के आधार पे, केवल जुमलेबाजी और आंकड़ेबाजी या बयानबाजी के आधार पे ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये पेपर छोड़ जा रहा हूं, मैं पेन ड्राइव आपको छोड़ जा रहा हूं। आप अलग अलग जिलों में जाकर कृपा पूर्वक अपने संवाददाता को भेजकर उन किसानों से इसकी पुष्टि करा लीजिए कि उनका कर्ज माफ हुआ है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं आंकड़ों पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क ये है, कृपा पूर्वक अपने संवाददाता को भेजकर उन किसानों से इसकी पुष्टि करा लीजिए कि उनका कर्ज माफ हुआ है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं आंकड़ों पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क ये है कि 70 दिन में सभी किसानों का माफ नहीं हुआ, जो एक हकीकत है, जिसका 10 दिन के अंदर कांग्रेस के वचन पत्र के अंदर वादा किया गया था। देखिए दीपक जी, शब्द को जाने, 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का सरकार निर्णय ले लेगी। 10 दिन नहीं, 2 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया, प्रोसेस प्रारंभ हो गई, सारे बैंकों से डिटेल्स बुलाए गए, सारे किसानों से फॉर्म भराए गए, और तो और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो रही है। वो क्या है? वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के दौरान ये कहा था 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ हो जाएंगे। राजनाथ सिंह जी उस मीटिंग में थे, उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। आपका जिला खरगोन जिले में ही वो कह के आए थे सेंधवा में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर कह गए कि वो जुमलेबाजी थी। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये अमली जामा पहनाने की प्रोसेस। दूसरा क्या हुआ है दीपक जी, कि कई बैंकों के कर्ज बताए जा रहे हैं किसानों के नाम। वो बैंकों में जिन किसानों के नाम कर्ज बताए जा रहे हैं, वो किसान या तो अस्तित्व में ही नहीं है या स्वर्ग सिधार गए, और उनके नाम जब वो जांच की जा रही है, तो मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं संकेत में आपको कह के जा रहा हूं कि वो नाम किन्ने लिखाए थे
किन घरों के थे उसमें 90% भारतीय जनता पार्टी के घर वाले मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो उनका कर्ज माफ ना हो, लेकिन अस्तित्व में तो है, किसान तो हो और वो बैंक भी अस्तित्व में हो, उन सब की इंक्वायरी हो गई। ये सब प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन फिर मैं आपके चैनल के जरिए, जिसकी एक अपनी रेपुटेशन है, मैं कहना चाहता हूं सभी किसानों का कर्ज माफ जो हमने एक नियमानुसार तय किया है वो किया जाए। अब पचौरी जी, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है न्याय योजना, अभी तक कांग्रेस में इस बात की क्लैरिटी नहीं है। राहुल गांधी जी जब पहले दिन आए थे उन्होंने कहा कि जिसकी इनकम 12,000 की नहीं है उसको 6,000 रुपए पर मंथ देकर उसके बैंक अकाउंट में उसको एक 12,000 के पैरिटी लेवल पर लाया जाएगा ताकि उसकी 12,000 तक की इनकम हो सके। पहली बात, रणदीप सुरजेवाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो उस दिन मौजूद थे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा ये टॉपअप योजना है। रणदीप सुरजेवाला ने अगले दिन कहा ये टॉपअप योजना नहीं है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये टॉपअप योजना है। अभी कांग्रेस में भी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से इस योजना का इंप्लीमेंटेशन होगा। क्या ये योजना का खाका पूरी तरह अभी कांग्रेस के मन में भी क्लियर नहीं है? निश्चित रूप से जब भी कोई योजना बनती है, जब भी कोई कानून बनता है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन किस दायरे में होना है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में होना है, आप जानते हैं। पार्लियामेंट में भी अगर कोई बिल पास होता है तो एक्ट में तब परिवर्तित होता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर एसेंट देता है। इसी प्रकार जब ये कानून बनेगा निश्चित रूप से इसकी शर्तें तय की जाएंगी, लेकिन ये तय है कि लगभग देश के 20% जो लोग हैं, जो 20% गरीब हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। उन्हें 72,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे और इससे जो लाभान्वित होंगे उनकी संख्या जो आंकी गई है वो लगभग 5 करोड़ होगी। इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? पैसा कहां से आएगा? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार इकोनॉमिस्ट भी पूछ रहे हैं और देश भी पूछ रहा है। देखिए, हम हाउसिंग प्लान बनाते हैं। मनरेगा के लिए मुझे याद है जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था तो उस समय जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये बनाया था तो ये था कि 100 कार्य दिवस की बात थी। उसमें हम जो पेमेंट करेंगे उसके लिए कैसे आएंगे, पेमेंट की व्यवस्था हुई। अब 100 से बढ़ाकर 150 कार्य दिवस की बात आई है। तो हमेशा वो फाइनेंशियल प्रोविजन रखा जाता है कि कहां से हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे और कैसे जो पॉलिसी बना रहे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का विषय है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये है, इसको दीपक जी राजनीतिक मेरा आरोप मत मानिए, कि हम जो कहते हैं उसको हम पूरा कर देते हैं, वो जो कहते हैं वो जुमलेबाजी में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा कि पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है वो देश में रोजगार का है। आपने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, किसानों की कर्ज माफी एक मुद्दा था, रोजगार दूसरा मुद्दा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस बड़े जोर से आरोप लगा रही है कि 2 करोड़ रोजगार शायद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हर साल नहीं दे पाई, यानी 10 करोड़ रोजगारी जो उसे देना था नहीं दे पाई। लेकिन 100 दिन के सरकार के हो गए हैं, क्या आपने वो कोर एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें आप प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? बहुत सही आपने प्रश्न किया है। जो नौजवान स्वरोजगार योजना है उसके तहत हमने हर जगह आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट वाइज किए हैं कि कौन कौन नौजवान इसके पात्र हैं, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार से संबंधित आपने प्रश्न किया है कि वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। प्रश्न रोजगार देने का नहीं है, प्रश्न बेरोजगार करने का है। उन्होंने खुद जो है उनका, अगर खुद संतोष गंगवार जी का आप रिप्लाई पार्लियामेंट का पढ़ें तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इतने करोड़, इतने लाख लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है। जो मैंने कहा कि पिछले 45 वर्षों में जितनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी वो इस 5 साल के कार्यकाल में 49% बढ़ी है।